नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। संजय दत्त की फिल्म कैडी द डेविल का गाना सर के चुनर जब से रिलीज हुआ है तभी से ये विवादों में घिर गया है और इस गाने को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और अब केंद्र सरकार ने भी इस पर बड़ा एक्शन लेने की ठान ली है। लोकसभा में चल रहे सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे के बारे में बात की और बताया कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं परोसा जा सकता। लोकसभा में बॉलीवुड फिल्म के गाने सर के चुनरिया पर बैन के बारे में बोलते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गाने पर बैन लगा दिया गया है और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत सही पाबंदियों के हिसाब से काम करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह से नहीं हो सकती, ये समाज और संस्कृति के हिसाब से होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है, और मैं स्पष्ट तौर पे ये आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहूंगा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी एब्सोल्यूट, it has to be in the context of the society, it has to be in the context of the culture, और उसमें बहुत ही हमें सावधानी से हमारे आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटल के माध्यम से जिस तरह से आज तेजी से चीजें फैलती है, उसमें हमें समाज के प्रोटेक्शन के लिए, विशेषकर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, समाज के वंचित वर्गों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कड़े एक्शन लेने चाहिए वो लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो वहीं राज्यसभा में अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यसभा से रिटायर हो रहे 59 सांसदों को विदाई दी गई और इससे पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा, शरद पवार, सभापति हरिवंश, आरपीआई नेता रामदास अठावले शामिल हैं। हालांकि पवार और अठावले राज्यसभा के लिए फिर चुन लिए गए हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने संसद को एक ओपन यूनिवर्सिटी बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी भी पूर्ण विराम नहीं होता, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, आपका अनुभव हमारे राष्ट्रीय जीवन का स्थायी हिस्सा बन रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा से कहा कि मैं सबसे पहले देवगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं है कि उन्हें क्या हुआ है, मोहब्बत हमारे साथ की लेकिन शादी मोदी जी के साथ की। शरद पवार दोबारा इस सदन में आएंगे। कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ हैं जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। लेकिन ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ नहीं है तो एचडी देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूंगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। शरद पवार जी,
एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा तो वहीं असम के नौगांव से सांसद प्रद्युम्न बोरदोलई असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बोरदोलई के बीजेपी में शामिल होने से असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि नौगांव से मौजूदा सांसद प्रद्युम्न बोरदोलई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ उनका इतिहास काफी लंबा रहा है। 1975 से वो जुड़े हुए हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी और भी मजबूत होगी और हम सब उनके पार्टी में स्वागत करते हैं। प्रद्युम्न बोरदोलई ने 9 अप्रैल को होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसी बीच नवज्योति तुलकदार ने भी वाइस प्रेसिडेंट AICC मेंबर और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। वो गुरुवार को बीजेपी में शामिल होंगे। यूपी और दिल्ली NCR के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जल्द ही जेवर में बन रहे देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। CM योगी ने ऐलान किया है कि नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है वो 28 मार्च को किया जाएगा और इसके उद्घाटन के लिए PM मोदी को न्योता भेज दिया गया है। CM योगी ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर नवनिर्माण के 9 वर्ष किताब के विमोचन में इसकी घोषणा की है। बीते दिनों नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विमानन नियामक से एयरपोर्ट लाइसेंस मिल गया था और नोएडा एयरपोर्ट से बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता समेत देश के 10 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होगी। इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से बातचीत पूरी हो चुकी है। सरकार ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार में भी योजनाएं बनाई है और इसके लिए राज्य सरकार से 9 एकड़ जमीन की मांग भी की गई है। तो वहीं कई मंत्रालयों की एक ब्रीफिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि भारत ने पश्चिमी एशियाई में बढ़ते संकट से देश की बचाने के लिए अपने घरेलू ऊर्जा उत्पादन को काफी बढ़ा दिया है। उच्च स्तरीय कूटनीति चैनल सक्रिय कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पुष्टि की है कि आपूर्ति में रुकावट से निपटने के लिए 5 मार्च से घरेलू LPG उत्पादक में 40% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और भारतीय नागरिकों को सुरक्षा के मुद्दे पर UAE के राष्ट्रपति से बातचीत की है। वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बावजूद भी पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। रिफाइनरी अभी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है और सरकार ने बताया है कि पूरे देश में रिटेल आउटलेट पर तेल की कोई भी कमी नहीं हुई है। Larger question yesterday I had made reference to it that yes, Indian Navy is present in the area for anti-piracy operations and they have been supporting several of our initiatives. Whether they are, what sort of support are they providing, etc. Ministry of Defence would be in a better position to guide. But that is how the situation is becoming. सभी भारतीय जहाज और भारतीय नाविक इंक्लूडिंग 611 जो कि वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है, 22 श्रीलंका वेसल से सभी सुरक्षित हैं और कोई घटना की सूचना नहीं है। पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट किया गया है साइन ऑफ के बाद विभिन्न पोर्ट से या विभिन्न लोकेशन से इन दैट रीजन एरिया। कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है और पिछले 24 घंटों में करीब 125 टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 450 ईमेल रिसीव हुई थी जिसका जवाब दिया गया। LPG कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो डिस्चार्ज जैसा कि ऑयल कंपनी के शेड्यूल के अनुसार अभी चल रहा है। कार्गो मूवमेंट के विषय में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, 2 पोर्ट के विषय में बताया था। एडिशनल स्पेस बनाने की बात मैंने बताई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे और चिदम्बरलाल पोर्ट पे टूटीकोरी में। आज मैं आपको विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के विषय में बता रहा हूँ। वहाँ पर करीब 2,2500 स्क्वायर मीटर का एडिशनल स्टोरेज स्पेस क्रिएट करके अवेलेबल कराया गया है। किसी भी पोर्ट पे किसी भी प्रकार की कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। मुंद्रा पोर्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे जो टोटल कंटेनर कैपेसिटी, कंटेनर यार्ड की कैपेसिटी है, स्टोरेज की कैपेसिटी है, करीब 4 लाख TEU की कैपेसिटी है। करंट ऑक्यूपेंसी 25% के करीब है। स्पेस कंजेशन का कोई कहीं रिपोर्टेड नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे पेरिशेबल कार्गो के जो कंटेनर्स थे वो मैंने कल एक नंबर बताया था, वो घट के 770 हो गए। कुछ पेरिशेबल कार्गो के कंटेनर्स का मूवमेंट हुआ है इस वजह से।
इसी प्रकार मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, शिपिंग के मूवमेंट को, हमारे सी फेयरर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को, पोर्ट के ऑपरेशंस को, जिससे कि मैरीटाइम ट्रेड कंटिन्यू सुचारू रूप से पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पर CGD नेटवर्क अवेलेबल है। वहाँ पर उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो शिफ्ट हो। इसके अलावा CNDRB ने भी एक सभी CGD कंपनीज को डायरेक्शन दिया है कि एप्लीकेशन सबमिशन और कमेंसमेंट ऑफ गैस के बीच का जो टाइम है उसको मिनिमम किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भारत सरकार ने भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन हैं उन्हें त्वरित क्लियर करें, नई एप्लीकेशन का भी डिस्पोजल पास करें, रोड रेस्टोरेशन और परमिशन चार्जेस को वेव ऑफ करें। इसी क्रम में आज एक और लेटर इशू किया गया है और उस लेटर के द्वारा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10% अतिरिक्त कमर्शियल LPG की एलोकेशन की पेशकश की है, प्रोवाइडेड दे हेल्प इन एक्सपेडाइटिंग द एक्सपेंशन ऑफ CGD नेटवर्क। भारतीय झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर जंग लाड़की सुरक्षित रूप से गुजरात के मुद्रा पोर्ट को ओर पहुंच गया है और क्रूड ऑयल टैंक पर पहुंच गया है। टैंकर ने UAE के फुजरा पोर्ट से कच्चा तेल लोड किया था। करीब 80,000 टन क्रूड ऑयल लेकर भारत के लिए रवाना हुआ था, जो आज भारत पहुंच गया है और ये तेल भारत की रिफाइनरी के लिए अहम माना जा रहा है। खबरों की माने तो जंग लाड़की रविवार को फुजरा से रवाना हुआ था। जहाज फुजरा सिंगल पॉइंट मूरिंग पर क्रूड ऑयल कर रहा था। तभी शनिवार को ईरान ने टर्मिनल पर ड्रोन अटैक कर दिया और हमले से आग लगी और कुछ लोडिंग ऑपरेशन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ, लेकिन जंग लाड़की और उस पर सवार सभी भारतीय नाविक जो है वो सुरक्षित रहे। हमले के अगले दिन ही जहाज ने सुरक्षित रूप से पोर्ट छोड़ दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके भारत की ओर बढ़ चला है। इसके बाद से आज भारत पहुंच गया है और ये जहाज युद्ध क्षेत्र में बिना किसी नुकसान के निकलने वाला तीसरा भारतीय ध्वज बन गया है। और इससे पहले 2 भारतीय LPG कैरियर शिवलिक और नंद देवी ने शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर LPG लदा हुआ जहाज है उसको पार किया। फिलहाल ये तीसरा जहाज जो है वो भारत पहुंच गया है। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता की पहली खेप भेज दी है और ये खेप ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है, जिसमें जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाई शामिल है। भारत में ईरान के दूतावास ने इस सहायता के लिए भारतीय लोगों का आभार जताया है। दूतावास ने कहा है कि ये मदद सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है और इसे भारत के लोगों की ओर से मिला सहयोग बताया जा रहा है। दूतावास ने मेडिकल सप्लाई सौंपने की वीडियो भी शेयर किया है। ईरानी दूतावास ने अपने बयान में कहा कि भारत के लोगों की ओर से भेजी गई मेडिकल सहायता सफलतापूर्वक ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी तक पहुंच गई है और ये ईरानी लोगों के लिए काम आएगी। उन्होंने लिखा है कि ये मदद ऐसे समय पर आई है जब देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव बना हुआ है और हम सभी जानते हैं कि ईरान युद्ध में है और यहाँ पर लगातार अमेरिका इजरायली मिसाइलें हमले कर रहे हैं। सैन्य ठिकानों के अलावा आम नागरिकों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में कई देशों ने मदद के लिए ईरान की ओर हाथ बढ़ाया है, जिसने भारत भी एक है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भारत ने दवाइयों की बड़ी खेप भेजी है और ऐसे में ईरानी दूतावास ने भारत को धन्यवाद किया है। दूतावास ने पोस्ट कर कहा है कि आप दयालु हैं, यानी कि भारत के लोग दयालु हैं और भारत ने जंग के बीच ईरान को ये मेडिकल मदद भेजी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही निर्वाचन आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। चुनाव आयोग ने 5 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DIG का ट्रांसफर कर दिया है। संतोष निम्बाड़कर जो कि रायगंज रेंज के DIG थे, उनकी जगह 2009 बेंच के IPS राठौर अमित कुमार भरत ने ले ली है। इससे पहले वो ट्रैफिक और रोड सेफ्टी में DIG थे। बता दें कि सुधीर कुमार नीलकंठ लंबे वक्त तक मुर्शिदाबाद रेंज के DIG थे और अब उनकी जगह 2011 बेंच के IPS अजीत सिंह यादव को लाया गया है। इससे पहले वो SPDO थे और अब वो मुर्शिदाबाद रेंज के DIG के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं IPS भास्कर मुखोपाध्याय
विधायक प्रेसिडेंट रेंज के डीआईजी थे। 2007 बैच के आईपीएस कंकर प्रसाद बरुई को इस रेंज का नया डीआईजी बनाया गया है। साथ ही जलपाईगुड़ी रेंज के डीआईजी भोलानाथ पांडे की जगह 2009 बैच की आईपीएस अंजलि सिंह को नई नियुक्ति मिली है। अभी तक अंजलि सिंह ट्रैफिक की डीआईजी थी। फिलहाल चुनाव को देखते हुए ये बड़ा फेरबदल किया गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों को घोषित करने के बाद से केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य के टॉप अफसरों को भी बदल दिया है और इसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी और कुछ अन्य अफसर भी शामिल थे। और अब चुनाव आयोग ने 13 जिलों में नए डीएम की नियुक्ति कर दी है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने राज्य की 5 रेंज में नई डीआईजी की तैनाती की है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव आयोग जो है वो 2 चरण में रखे गए हैं। 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे जो है वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने नए अधिकारियों को 19 मार्च के शाम 3 बजे तक चार्ज संभाल लेने का निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने जिला अफसर को डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी को दायित्व सौंपा है। उनके बारे में निर्देश जारी किए हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। गुजरात में कई अहम जगहों को बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के बाद से गांधीनगर में विधानसभा को खाली करवा कर चेक भी किया गया और इसके साथ ही मुंद्रा पोर्ट पर सुरक्षा को अलर्ट भी किया गया है। ईमेल में अहमदाबाद के स्कूलों में भी ब्लास्ट की धमकी दी गई है। ईमेल में कच्छ जिले के मुंद्रा पोर्ट पर खड़े एलपीजी टैंक को मिसाइल से उड़ाने की भी धमकी दी गई है। इसके साथ ही पीएम मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल को गुजराती हिंदू चरमपंथी बताया गया है। तो वहीं दिल्ली के पालम में सादनगर में एक रिहायशी 4 मंजिला बिल्डिंग में बुधवार सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 3 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। 2 लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी। दोनों को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। दिल्ली फायर सर्विस कर्मियों ने 10 लोगों का रेस्क्यू किया है। इनमें से 3 लोग घायल हैं। करीब 30 फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है और तेजी से फैल गई। इमारत में उस समय 10 से 15 लोग मौजूद थे। इनमें से कुछ शव बरामद किए जा चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बिल्डिंग के बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर पर कपड़े और कॉस्मेटिक सामान की स्टोरेज के लिए किया गया था और सेकंड और थर्ड फ्लोर पर लोग रहते थे। चौथे फ्लोर पर एक टीन शेड बना हुआ था और आग की लपटें वहां तक पहुंच गई थी। वहीं पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। सहायता राशि के तौर पर प्रधानमंत्री राहत कोष के प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घरेलू हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधा आदेश के मुताबिक एयरलाइंस को हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बनी किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज को देनी होगी और ये निर्देश घरेलू फ्लाइटों पर भी लागू होगा। इसके अलावा एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ बिठाया जाएगा। बेहतर होगा कि उनके आसपास की सीटों पर भी बिठाया जाए। मौजूदा नियमों में पैसेंजर के लिए 20% सीटें ही बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए बुक की जा सकती है, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ेगा। और ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि एयरलाइन सीटें चुनने समेत कई सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा शुल्क वसूल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी एयरलाइन सीटें चुनने पर 500 से 1200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करती है। वहीं नेपाल के खोटंग जिले में एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया है, जहां पर एयर डायनेस्टी का एक हेलीकॉप्टर जो है वो लैंडिंग के दौरान अचानक से ही पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हेलीकॉप्टर में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जो कि काठमांडू से एक परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। जिस परिवार पर पहले से ही दुखों का पहाड़ टूटा था, उसके लिए ये हादसा किसी बुरे सपने जैसा था। दरअसल नागमणि राय की पत्नी का यूके में निधन हो गया था और उनका शव अंतिम विदाई के लिए नेपाल लाया गया था। हेलीकॉप्टर में जगह कम होने की वजह से शव को गाड़ी से भेज दिया गया, जबकि परिवार के 5 सदस्य हवाई रास्ते से खोटांग जा रहे थे और इसी दौरान लैंडिंग के समय यह हादसा हो गया। पायलट समेत सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। बस एक शख्स के पैर में मामूली चोट आई है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।